हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नंदन सीबीएसई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन, जो कि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें हम लोग एमसीक्यू 5 तक का एमसीक्यू हम लोग उसमें सोल्व कर लिए थे और 6 नंबर से जो एमसीक्यू है आज हम लोग सोल्व करेंगे 6 से। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दिया गया है कि सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करना बहुत ही ज़रूरी है। सैम्पल पेपर सॉल्व करने से क्या होता है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए और बेहतर से बेहतर अंक आप प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों? कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0 हैज़। एमसीक्यू है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये है, ठीक है ना, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स, मोर देन 2 रूट्स। ठीक है ना, यानी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं, आप लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पढ़े होंगे डी बराबर। ठीक है, उसी से पता लग पाएगा, ठीक है ना, कि जो इस इक्वेशन का दिया गया है, जो ये आपके पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रियल रूट एग्जिस्ट करता है कि रियल रूट एग्जिस्ट करता ही नहीं। अगर करता है तो क्या दो अलग अलग रियल रूट्स आएंगे, कि क्या इक्वल रियल रूट्स आएंगे, कि रियल रूट्स होगा ही नहीं। तो सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बच्चों, उसमें 2 रूट्स आते हैं। ठीक है ना, यानी मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले d निकालने से ही आपको पता चल पाएगा कि क्या होगा, है ना। तो d इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं बच्चों, आप सभी लोग पढ़े होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में क्या होता है a, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। x के बगल में b होता है, b का वैल्यू क्या है बच्चों, a है। और c का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, क्या होता है बी स्क्वायर यानी 3 का दी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 2√2, 3 का स्क्वायर ये हो गया 9 और 4 1 जा 4 2 जा 8√2। अब बताओ एक बात, क्या 9 माइनस 8√2 जो है, क्या ये क्या हो जाएगा मेरे समझ से, ये तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, यानी लेस देन 0, लेस देन 0। 0 से इसका वैल्यू कम हो जाएगा बच्चों। जब √2 का वैल्यू रख के 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू जो होगा वो 9 से ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से इसका जो मान होगा, वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जा रहा है। अब 0 से कम हो जा रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, ठीक है ना, हम लोग 3 केस पढ़े हैं कि डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए सो, है ना, d इक्वल टू 0 हो तो, और d लेस देन 0 हो तो, है कि नहीं। तो d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो तो रियल रूट एग्जिस्ट करता है और 2 अलग अलग, ए वाला हो जाता है आंसर। अगर d का वैल्यू 0 की इक्वल हो तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इक्वल रूट्स होगा, यानी ए वाला ऑप्शन सही होता। लेकिन अगर d का वैल्यू 0 से कम हो तो, 0 से कम हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, नो रियल रूट, यानी कोई रियल रूट संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये क्यों नहीं हुआ, मोर देन 2 रियल रूट्स, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट्स एग्जिस्ट करेगा। ये कह रहा है मोर देन 2 रियल रूट, तो ऐसे ही गलत हो गया है कि नहीं, यानी डी का वैल्यू 0 से कम आया बच्चों, इसलिए हमारा जो रूट्स होगा वो नो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, अरे बात समझे बच्चों। तो इस तरह से हम लोग एमसीक्यू क्या करेंगे कि हम लोग ऐसे ही सोल्व कर कर समझेंगे, ताकि हमारा क्या हो जाए, बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3, यानी कुछ अप्स एज 3। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3, यानी इनमें से जो भी इक्वेशन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
जो रूट्स का सम है वह क्या होगा, 3 होगा बच्चों। ठीक है, कौन सा होगा देखते हैं हम लोग, ऑप्शन से चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। इसी से ना चेक होगा, तो -b/a जब होता है तो देखते हैं -b, ठीक है ना, तो माइनस और b x के बगल में जो कॉफिशिएंट होता है और a क्या है, 2 है, तो क्या हो गया 3/2। ठीक है, तो ये तो मैच किया नहीं क्योंकि 3 सम होना चाहिए, 3 तो आया नहीं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, -b/a होता है ना सम ऑफ रूट्स, तो -b/a जब जो होता है तो माइनस, यहाँ पे बताओ जी b के जगह पे क्या है 3 है, ठीक है ना, तो 3 हो गया, और a के जगह पे क्या है, x² के बगल में जो कॉफिशिएंट होता है उसका वैल्यू a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसका वैल्यू, यहाँ पे इसका जो वैल्यू है a का वो क्या है -1 है, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3 हो गया, है कि नहीं। यानी कि जो रूट्स है उसका सम जो होगा इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है 3 होगा सम, है ना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आपने देखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। ठीक है, इफ ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल PQR, अगर ट्रेंगल ABC सिमिलर है ट्रेंगल PQR का और AB/PQ 1/3 गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC रेशियो निकालना है किसके किसके बीच में, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR। ठीक है, देखिए बच्चों है क्या, 2 ट्रेंगल है, एक ABC है और एक ट्रेंगल क्या है PQR है। तो जब 2 ट्रेंगल हमारे पास गिवन है और अगर ये दोनों ट्रेंगल आपस में सिमिलर हो, तो हम लोग पढ़े हैं बच्चों, क्या पढ़े हैं हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर 2 ट्रेंगल सिमिलर है तो इनकी जो एरिया का रेशियो होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल, जैसे यहाँ क्या है ABC और एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR, तो एरिया का जो रेशियो होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी अगर ट्रेंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे ना उनका रेशियो, जैसे इसका ए करस्पॉन्डिंग, इसका मान लो अगर ये है, ये अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है ना उसका स्क्वायर जो होगा किसके इक्वल होगा, एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन है, इस AB है और इसमें क्या है PQ है, यानी कि एक करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC और PQR। AB/PQ क्या है जी 1/3 है, इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 1/9। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखना है कि अगर 2 ट्रेंगल आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर उसके इक्वल होता है, किसके इक्वल, एरिया, जो ट्रेंगल सिमिलर थे उनके एरिया का रेशियो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ A and B are acute angle and sin A equal to cos B, then the value of A plus B is। 2 एंगल है, एक एंगल A है और दूसरा एंगल B है, ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है कि नहीं, मतलब 90 डिग्री से कम है दोनों एंगल। ठीक है, और कुछ गिवन है कंडीशन कि अगर साइन A और cos B आपस में इक्वल हो तो A प्लस B का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो बच्चों तो क्या करना है, साइन A इज इक्वल टू कॉस B, है ना, आपकी जैसी इच्छा हो, साइन A को कॉस के टर्म में बदल दीजिए या कॉस को साइन के टर्म में बदल दीजिए। ठीक है ना, ये आपको करना होगा, साइन इन द टर्म ऑफ कॉस या कॉस इन द टर्म ऑफ साइन। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं,
कॉस को हम साइन के टर्म में बदल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगाकर, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो बस यही यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कॉस थीटा यानी कॉस भी है ना, तो इसको इस तरह से क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही तो होता है, तो ये दोनों तो एक ही समान है, बस दिखने में अलग लग रहा है ना। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, बस यहाँ पे कैंसिल करना नहीं है ऐसे। तो क्या बचा एंगल, ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, ए बी को इधर लाओ तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 90। तो क्या हो गया बच्चों, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो किसी भी प्रकार का समस्या होगा बच्चों तो कमेंट कर कर हमें बताएंगे, ठीक है ना। अगर किसी भी प्रकार का समस्या होगा किसी भी बच्चों को तो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करना है हमें, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा अंक प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए सैम्पल पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है सारे विद्यार्थियों को एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले, ठीक है ना। आपको ये कंप्लीट कर लेना है सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन से ऑप्शन से ये मैच करता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपने सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो क्या है, इसका अगर एलसीएम लेते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, प्लस 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। 1 माइनस साइन थीटा, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया, ठीक है ना। 1 प्लस 1 क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सभी ने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे बताओ 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या है 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है बच्चों, ठीक है। हमारा इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 25 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। कहता है एक ऑब्जर्वर है, तो एक इंसान है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 1.5 मीटर टॉल है वो, ठीक है ना, और जो कि 20.5 मीटर दूर है, कहाँ से, किसी टावर से, और वो टावर की जो ऊंचाई है क्या है, 22 मीटर है ऊंचा टावर। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो क्या बनेगा, यानी आँख से जो टावर को देख रहा है तो वहाँ पे एंगल क्या बनेगा, ठीक है ना। एलिवेशन जो है वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बताना है बच्चों। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला जो चीज़ होता है, आप सही ढंग से, ठीक है, पहले डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, उसकी मदद से आप सोल्व कर पाएंगे आसानी से। तो देखिए एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, 1.5 मीटर टॉल। जैसे मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर है
1.5 मीटर ही क्या है, टॉल है। ठीक है, इस 20.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, एक टावर से, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक टावर है, सपोज मान लिए कि क्या है, टावर है। तो इस टावर से जो ए है ना, कितना दूरी पर है, इस टावर से ए जो है कितना दूरी पर है जी, 20.5 मीटर की दूरी पर है ना, 25.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। और टावर की हाइट क्या है, 22 मीटर, 22 मीटर इसकी हाइट है ना। अब बताइए, ऑब्जर्वर जो है टावर को देखेगा कहाँ से, आंख से देखेगा, तो यहाँ पे उसका आई होगा शायद इस तरह से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेगा, यहाँ से। ये जो एंगल है ना, ये जो थीटा है ना, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कि अगर ये 20.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 20.5 मीटर ही होगा, ये भी दूरी है कि नहीं। और ये अगर ऑब्जर्वर जो है वो क्या है, 1.5 है ना, 1.5 मीटर। तो ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ 1.5 होगा, ये पार्ट भी क्या होगा 1.5। तो ये कितना हो जाएगा, 22 माइनस 1.5। तो 22 में 1.5 घटाइए, क्या हो जाएगा 20.5 हो जाएगा ना, यानी 20.5 ए वाला हिस्सा भी हो जाएगा, है कि नहीं। अब जैसे इसका कुछ नाम अगर दे दे, ए बी सी डी ई, है ना, तो हमारा ईडी हिस्सा भी क्या हो जाएगा, 20.5 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हमारा थीटा के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये नीचे क्या है, बेस है, और ये तो हाइपोटेनस है ना 90 के सामने। ठीक है, तो tan थीटा लगाना यहाँ पे बेहतर होगा शायद। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। tan थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 90 के सामने क्या है 20.5, और बेस क्या है, बेस भी 20.5 ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो हमारा tan थीटा बराबर क्या बचेगा, tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर ऐसा सोचना है कि tan थीटा का वैल्यू 1 है ना, तो tan कितना का वैल्यू 1 होता है, इस तरह का जब भी कहीं पे आए तो। ठीक है, थीटा का वैल्यू निकालना हो तो tan कितना का वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, ट्रिग्नोमेट्रिक जो चार्ट होता है जिसमें आप वैल्यू याद करते हैं, उसमें कितना का वैल्यू 1 था, पता होना चाहिए आपको। कितना का वैल्यू 1 है बच्चों, 45 का। tan थीटा इज इक्वल टू tan 45, और tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, 45 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा आपको, हर एक जिस तरह का क्वेश्चन आप देखते हैं, तो क्वेश्चन रटने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है ना, क्वेश्चन को रट कर नहीं रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर एक हमने क्वेश्चन किया उस तरह का, तो उस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा तो पैटर्न को याद रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो अगर पैटर्न को याद रखोगे ना, रटना छोड़ दो, पैटर्न याद रखो कि किस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करते थे, तो एक पैटर्न याद रखोगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठा कर रखोगे कि कैसे सोल्व होता है, तो सारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व होता चला जाएगा। क्योंकि आप कितना क्वेश्चन को रट सकते हैं, क्वेश्चन आप रट कर नहीं रह सकते हैं ज़्यादा। ठीक है ना, तो ये हमारा अभी चल रहा है सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन, अभी MCQ चल रहा है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुँचे हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, और खूब मेहनत करो और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करो। ठीक है, खूब मेहनत करो और बढ़िया नंबर आएगा, क्योंकि मेहनत जो करेगा, ठीक है ना, उसी का नंबर आएगा, है कि नहीं। ऐसे तो नहीं है ना कि बोर्ड एग्जाम में गए बैठे मेहनत नहीं करेंगे ऐसे ही, ठीक है ना, नंबर आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं। ठीक है, मेहनत करो और बेहतर ढंग से घर पे मेहनत करो। ठीक है ना, किसी का कहने से या ये नहीं, ठीक है ना, खुद ऐसा आना चाहिए आपके दिमाग में कि आपके पास टाइम जो है एक
लिमिट बचा हुआ है, तो उस टाइम को कैसे यूज करना है ताकि बेहतर ढंग से, ठीक है ना, आप घर पे स्टडी कर सके और अच्छा से अच्छा आप मार्क्स गेन कर सके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, थैंक यू।